वेलकम टू द कंसेप्ट जोन बच्चों। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं अल्टरनेटिंग करंट का क्विक रिवीजन लेक्चर। पूरा चैप्टर का मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन कराने वाला हूं। तो देखिए, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट। तो बच्चों, सबसे पहले देखो अल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो टाइम के रिस्पेक्ट में अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है। क्या बोलो, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है जो क्या कर सकता है, बताओ। चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विथ विथ टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट कौन है? वो करंट है जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को चेंज करता है टाइम के साथ, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ये अल्टरनेटिंग करंट इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है। तो यहां बच्चों आई नॉट को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता है? पीक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीक करंट बोलते हैं। और ओमेगा को बोलते हैं अपन, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। और टी को बोला जाता है यहाँ पे टाइम। टी क्या है यहाँ पे? टाइम। और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस करंट या अल्टरनेटिंग करंट बोल सकते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट है ये, ठीक है, एक इंस्टेंटेनियस करंट है, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वो करंट जो अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज कर सकता है, उस करंट को मैं बोलूंगा अल्टरनेटिंग करंट। बच्चों, ये करंट इस तरीके से दिखता है, इसका एक वेव फॉर्म होता है, टाइम के साथ ये ऑक्सीलेट करता है, अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो इस तरीके से साइनोसॉइडल कर्व बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम करंट जाता है, इसी मैक्सिमम करंट को बोलता हूं मैं पिक करंट। क्या बोलता हूं? पिक करंट। या इसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। इसी को बोल सकते हो क्या? एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। किसका? करंट का, ठीक है। अब वैसे यहां देखा जाए अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जाएगा, इसको मैं बोलूंगा क्या? माइनस आई नॉट, ठीक है। अब यहां पे देखो ऊपर में है एक एक्स है ना, ये जो टी है एक्स एक्सिस है, उसके ऊपर है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। मतलब ये क्या कर रहा है बताओ? एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है, मतलब एक पॉजिटिव डायरेक्शन में है फिर नेगेटिव डायरेक्शन में है। ओके ओके। अब ये मान चलो एक टाइम पीरियड है, तो ये क्या हो जाएगा? t/2। मतलब समझिए ऐसा करके जा रहा है, ऐसा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो बार बार अपना रिपीट कर रहे हैं स्टेप को। देखो, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर आगे जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। यहां से यहां के बीच का जो टाइम लग रहा है उसको टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में दो बार डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताओ? तो अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? एक टाइम पीरियड में अपना दो बार डायरेक्शन को चेंज करता है। तो ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, क्लियर है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल का है, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, तो सेकेंड हाफ साइकिल में क्या है बताओ? नेगेटिव। ओके, ठीक है सर। अब इसके बारे में और देखोगे तो बोल सकते हो जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बच्चों, ये मोर डेंजरस होता है डायरेक्ट करंट से, ठीक है। तो एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी बोल सकते हो। डायरेक्ट करंट से ज्यादा डेंजरस होता है। ये बच्चों अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ये चिपका देता है, मतलब इस करंट अल्टरनेटिंग करंट शॉक लगेगा तुम चिपक जाओगे उससे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट करंट जो होता है वो रिपल्सिव होता है, वो तुमको रिपेल कर देगा, फेंक देगा। तो इसको बोल सकते हो एसी इज अट्रैक्टिव, ये चिपका देगा, क्लियर बात। अल्टरनेटिंग करंट के पास फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, देखो ऑक्सीलेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो ये एक फ्रीक्वेंसी होता है, ऑक्सीलेट करेगा ऊपर नीचे। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है नॉन जीरो होता है ना। तो बोल सकते हो अल्टरनेटिंग करंट का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है? नॉन जीरो होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होके रहेगा, इसका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होके रहेगा अल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है बच्चे। इसका जो सोर्स होता है, क्या होता है इसका? जो सोर्स होता है, सोर्स को भी नीचे ही लिख देते हैं। इसका जो सोर्स होता है अल्टरनेटिंग करंट का, वो होता है तुम्हारा बच्चा एसी जनरेटर। क्या होता है? एसी जनरेटर। तो जनरेटर से अपन क्या करते हैं? अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जनरेटर से जो करंट बनता है उसको मैं बोलूंगा अल्टरनेटिंग करंट। वो करंट अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज कर सकता है, ओके। इसी के अपोजिट में आता है बच्चा क्या? डायरेक्ट करंट। क्या आता है? डायरेक्ट करंट आता है। तो डायरेक्ट करंट क्या है तो देखोगे तो डायरेक्ट करंट होता है बच्चा वो करंट जो अपना डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ना कर सकते हैं। तो बोल सकते हो ये कैन नॉट चेंज
इट्स डायरेक्शन विथ टाइम, डायरेक्शन विथ टाइम। ये टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ओके, अब इसका ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा, करंट जस्ट नॉर्मल करंट ही रहेगा। और बच्चे इसका जो डायग्राम बनाओगे, इस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे डायरेक्ट करंट का, तो बच्चा ऐसा रहेगा। देखिए, इसको बोलते हैं कांस्टेंट है, ये कभी बदलेगा ही नहीं, ये कभी बदलेगा नहीं, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, और देखा जाए बच्चा ये क्या है बताओ, ये लेस डेंजरस होगा, ये ज्यादा मोर डेंजरस है तो क्या होगा, लेस डेंजरस होगा डायरेक्ट करंट। ठीक है, और ये तुम्हारा डायरेक्ट करंट जो होता है इस रिपल्सिव नेचर का होता है। ये क्या होता है, रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, ये रिपेल करेगा, शॉक लगेगा फेंका जाओगे, डायरेक्ट करंट टच करोगे फेंका जाओगे, मतलब ये क्या कर देगा, आपको रिपेल कर देगा। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है बच्चा जीरो। डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जीरो, ये बात याद रखिए। ठीक है, ओके। और इसका जो सोर्स होता है डायरेक्ट करंट का बच्चा, जो सोर्स होता है उसको बोल सकते हो सेल है, बैटरी है। तो जहां भी जिस सर्किट में जिस जगह में बैटरी लगा है, तो बैटरी के कारण जो करंट फ्लो होता है वो क्या होता है आपका, वो होता है आपका डायरेक्ट करंट होता है, वो होता है आपका डायरेक्ट करंट। ठीक है, सेल होता है, घड़ी में सेल लगाते हो, उसके कारण जो करंट फ्लो होता है, जिसके कारण आपका घड़ी चलता है ना, वो भी तुम्हारा डायरेक्ट करंट होता है, तो ये सोर्स हो जाएगा डायरेक्ट करंट का। ठीक है, अब यहां पे देखा जाए डायरेक्ट करंट को मेजर करने के लिए अपन डीसी अमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, टू मेजर डायरेक्ट करंट वी यूज डीसी अमीटर। डीसी अमीटर, डीसी अमीटर क्या होता है, तो बच्चा डीसी अमीटर वो होता है जो क्या करता है, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को क्या करता है बताओ, मेजर करता है। क्लियर बात, ये डीसी अमीटर होता है। वैसे ही बच्चा एक एसी अमीटर होता है, क्या होता है, एसी अमीटर। एसी अमीटर क्या होता है, यहां पे लिख देते हैं एसी अमीटर। तो एसी अमीटर क्या होगा, तो बच्चा एसी अमीटर जो होता है ये आपका आरएमएस वैल्यू मेजर करता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या करता है, ये मेजर करता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। मतलब बोलने का मतलब यह है एसी अमीटर जो होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मेजर करता है। क्यों, तो देखिए यदि आपका डीसी अमीटर का मैं यूज करता हूं एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए, तो क्या होगा पता है, ये जो डीसी अमीटर है एवरेज करंट मेजर करता है, और जो एवरेज करंट होता है किसका, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज करंट होता है वो क्या होता है, जीरो। क्यों होता है, देखो एवरेज करंट एक टाइम पीरियड में देखोगे तो यहाँ पे करंट क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे करंट क्या है, नेगेटिव, तो ये प्लस ये माइनस एक दूसरे से क्या कर देगा बताओ, जीरो कर देगा। आई नॉट माइनस आई नॉट जीरो, एक टाइम पीरियड में करंट क्या हो जाएगा, जीरो, जिससे आपका करंट क्या मेजर करके दिखाएगा, डीसी अमीटर जीरो। तो मैं अल्टरनेटिंग करंट को डीसी अमीटर से मेजर करता हूं तो 100% यहाँ पे करंट क्या दिखाएगा, जीरो। अब करंट जीरो दिखाएगा तो सोचिए मैं उसको करंट जीरो है करके टच कर दिया और मेरे को बड़ा जबरदस्त शॉक लग सकता है, मैं चिपक सकता हूँ, मेरी जान जा सकती है। तो यहाँ पे डीसी अमीटर का मैं यूज करूंगा तो बड़ा गलती होगा, मेरे करंट जीरो बताएगा। यहीं पे अपन एसी अमीटर को बनाए, क्यों, क्योंकि एसी अमीटर अल्टरनेटिंग करंट का आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, ये एवरेज वैल्यू मेजर नहीं करता, ये आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, जिसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है। अब आप लोगों को समझाता हूं आरएमएस और एवरेज करंट क्या है। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। अब देखिए क्या एवरेज करंट देखते हैं, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होता है, तो एवरेज करंट होता है बच्चा एक टाइम पीरियड पे जो टोटल करंट होता है यहाँ पे उसको बोलेंगे अपन एवरेज करंट। मतलब यहाँ पे एवरेज करंट मैं निकालना चाहूं तो एक फॉर्मूला होता है, जीरो से एक टाइम पीरियड पे इंस्टेंटेनियस करंट का मैं इंटीग्रेशन कर दूं और अपॉन में टाइम पीरियड, तब यहाँ पे जो करंट आता है उसको मैं बोलता हूँ एवरेज करंट। ठीक है, तो वन टाइम पीरियड में मतलब फुल साइकिल है, फुल साइकिल या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, कंप्लीट साइकिल बोल सकता हूँ, कंप्लीट साइकिल या वन टाइम पीरियड में जो एवरेज करंट होता है बच्चा वो कितना आता है पता है, जीरो। कितना आता है, जीरो। मैं बोला ना अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज करंट जीरो आता है फुल साइकिल या कंप्लीट साइकिल में। और हाफ साइकिल में बच्चा जो एवरेज करंट आता है इसका वैल्यू रट्टा मान लो 2I0/पाई होता है। इसका डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे I एवरेज इक्वल टू 2I0/पाई होगा और I0 को बोलेंगे यहाँ पे अपन पीक करंट या मैक्सिमम करंट बोलेंगे, पीक करंट या मैक्सिमम करंट बोलेंगे। ठीक है,
ओके, तो ये हाफ साइकिल में हो गया। सिमिलरली आपको बच्चा होता है यहाँ पे एवरेज वोल्टेज होगा, एवरेज वोल्टेज होगा, एवरेज वोल्टेज बोलो या एवरेज ईएमएफ बोलो, बातें की। तो एवरेज वोल्टेज आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t इंस्टेंटेनियस वोल्टेज हो गया v dt अपॉन क्या होगा टाइम पीरियड यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे बचा फुल साइकिल में या कंप्लीट साइकिल में, फुल या बोलो कंप्लीट बोलो, साइकिल में आपका जो एवरेज वोल्टेज आएगा ये भी कितना आएगा बच्चा 0, ये भी कितना आएगा 0। और हाफ साइकिल में, हाफ साइकिल में बच्चा जो आपका एवरेज वोल्टेज आता है वो आ जाएगा आपका 2v0 बाई पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2v0 बाई पाई। तो v0 को अपन बोलते हैं क्या बताओ, इसको बोलते हैं पीक वोल्टेज, बोलेंगे पीक वोल्टेज। अब बच्चा यहाँ पे ये वोल्टेज होता है, ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है। यहाँ पे जो वोल्टेज होता है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होता है, v0 साइन ओमेगा टी होता है, v0 साइन ओमेगा टी। बच्चा ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो कि होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड होता है। क्या होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, या फिर इसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी ही बोलते हैं, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। समझ गया, फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये सब बात याद रख सकते हो। वैसे यहाँ पे जो करंट है इसको इंस्टेंटेनियस करंट आई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ भी बच्चा ओमेगा जो होगा वो क्या होगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड, या ऐसे बोल सकता हूँ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे क्या समझ में आया, एवरेज करंट फुल साइकिल में 0, एवरेज वोल्टेज फुल साइकिल में 0, एवरेज करंट हाफ साइकिल में 2i0 बाई पाई, और एवरेज वोल्टेज हाफ साइकिल में 2v0 बाई क्या होता है पाई होता है। 1 मार्क्स के सीजी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, हाफ साइकिल में एवरेज करंट कितना होता है, तो लिख देना 2v0 बाई पाई। या बोल देगा फुल साइकिल में एवरेज करंट क्या होता है, तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 0। फुल साइकिल में 0 होता है, कंप्लीट साइकिल में 0 होता है। क्लियर है बात? तो फिर मैं इसको मतलब करता हूं अब मैं आप लोगों को बताता हूं आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट के बारे में। आरएमएस करंट, तो आरएमएस का फुल फॉर्म होता है बच्चा, आरएमएस का होता है, आर का होता है रूट, एम का होता है मीन, और एस का होता है स्क्वायर। तो रूट मीन स्क्वायर करंट कहलाएगा। अब रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होता है तो देखिए, रूट मीन स्क्वायर करंट आरएमएस ये होता है, स्क्वायर रूट ले लो, फिर करंट का रूट मीन स्क्वायर, रूट ले लिए, अब स्क्वायर लो, तो इंस्टेंटेनियस करंट का मैं क्या ले लिया स्क्वायर, फिर उसका मीन लो, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब 0 से टाइम पीरियड में dt कर दो, और नीचे में फिर क्या ले लो एक टाइम पीरियड ले लो। ठीक है बच्चा, इस फॉर्मूला से आप इसका निकालते हो डेरिवेशन, तो यहाँ पे आई आरएमएस जो आता है बच्चा वो कितना आता है आई नॉट अपॉन रूट 2 आता है। कितना आता है आई नॉट बाई रूट 2। याद रखना यहाँ भी जो करंट है ये करंट क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, ये ख्याल में रखना। आई नॉट को बोलते हैं पिक करंट। ओके, अब बच्चा मेरे को पता होना चाहिए 1 बाई रूट 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.707, इसलिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 आई नॉट लिख सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि मैं 100 का मल्टीप्लाई करूं तो परसेंटेज मिल जाएगा इसका, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70.7% ऑफ क्या हो जाएगा पिक करंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा पिक करंट। मतलब आरएमएस करंट जो होता है वो पिक करंट मैक्सिमम करंट का क्या होता है 70% होता है। मतलब क्या है मैक्सिमम करंट से कम होता है। कितना कम होता है 30% कम होता है। कितना कम होता है 30% कम होता है। मतलब मान के चलो मैक्सिमम करंट 100 है तो आरएमएस करंट कितना दिखाएगा 70 दिखाएगा। कितना दिखाएगा 70। तो यही बताता है अपने को। वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे क्या देखोगे आरएमएस वोल्टेज, क्या देखोगे आरएमएस वोल्टेज। तो आरएमएस वोल्टेज क्या होता है तो आरएमएस वोल्टेज हो जाएगा बच्चा वीआरएमएस। ठीक है वीआरएमएस सेम फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसी फॉर्मूला आएगा, कितना आएगा वैल्यू वी नॉट बाई रूट 2 आएगा। कितना आएगा वी नॉट बाई रूट 2 यह आरएमएस वोल्टेज होगा। या फिर इसे लिख सकते हो 0.707 वी नॉट लिख सकते हो, या फिर इसे लिख सकते हो क्या आप लिख सकते हो वी आर एम एस इक्वल टू 70.7% ऑफ पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे आता है मान के चलो राइट द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस करंट तो लिख सकते हो आई नॉट बाई रूट 2, या राइट द फॉर्मूला ऑफ आरएमएस वोल्टेज तो लिख सकते हो यहाँ पे वी नॉट बाई रूट 2 आपका होगा। अब यहाँ बच्चों मान के चलो तुमको वी नॉट निकालना है, मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है। मैक्सिमम वोल्टेज निकालना है तो रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 2 इंटू वी आर एम एस होता है। क्या होता है वी आर एम एस होता है। ठीक है और यहाँ पे आई नॉट निकालोगे तो आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 2 आई आर एम एस हो जाएगा। आई आर एम एस हो जाएगा। क्लियर है।
ओके ठीक है, तो इसको फिर मिटा देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं फिर। देखो बच्चा, अल्टरनेटिंग सर्किट में तीन टाइप का सर्किट अपने को मेन देखने को मिलता है। एक होता है रेजिस्टिव, ठीक है, रेजिस्टिव सर्किट, जिसको मैं आर सर्किट सिंपली बोल रहा हूँ। रेजिस्टिव सर्किट होता है, आर सर्किट लिख रहा हूं, ठीक है। दूसरा होता है इंडक्टिव सर्किट, जिसको मैं एल सर्किट लिख रहा हूं, सीकेटी सर्किट समझ लो। और एक लिख रहा हूं मैं सी सर्किट। सी सर्किट मतलब कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। देखो, इंडक्टिव सर्किट होता है तो एक रेजिस्टेंस को मैं एसी सोर्स के अक्रॉस लगा देता हूं। किसके अक्रॉस लगा देता हूं? एसी सोर्स के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस को लगा देता हूं। वैसे ही एक इंडक्टर को मैं लगा दिया किसके अक्रॉस? मैं लगा दिया एसी सोर्स के अक्रॉस लगा दिया, ये इंडक्टिव सर्किट कहला गया, इसका इंडक्टेंस एल है। एक कैपेसिटर को एसी सोर्स के अक्रॉस लगा दिया तो बच्चा ये हो जाएगा आपका क्या? कैपेसिटिव सर्किट। क्या हो जाएगा? कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। इसका वोल्टेज क्या होगा? V नॉट साइन ओमेगा टी। सबका विच होगा, एसी सोर्स है तो V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। मैं इसको भी बोलूंगा क्या? V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बच्चा सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है करंट। तो बच्चा यहाँ पे आता है सबसे पहला पॉइंट करंट। तो बच्चा यहाँ पे जो करंट आता है, सॉरी इंस्टेंटेनियस करंट जो आता है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट जो होता है उसका फॉर्मूला आता है बच्चा आई नॉट साइन ओमेगा टी ही आता है। आई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ पे लिख सकते हो, वेयर आई नॉट जो होगा किसके इक्वल होगा बताओ? वी नॉट बाई ये रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ जानते हो ना, V इक्वल टू आई आर, तो R इक्वल टू V बाई तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बाई R आएगा। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ये करंट हो गया। तो मतलब सीधी सी बात है, अल्टरनेटिंग करंट को ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, मतलब फ्लो करने से रोकेगा अपने आप से, और ये क्या करेगा? उसको हीट के फॉर्म में लॉस कर देगा एनर्जी को। ओके, यहां बच्चा जो करंट होता है, देखो यहां जो करंट होता है, ये करंट होता है आपका आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है। क्या होता है? ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यहाँ फेज डिफरेंस आता है बच्चों, इसका डेरिवेशन करते हैं तो फेज डिफरेंस आता है। इसका डेरिवेशन वैसे भी अपने सीजी बोर्ड के एग्जाम में आता नहीं है, इस नाम से मैं इसको नहीं करा रहा हूं। तो आपको इसको तो बस दिमाग बैठाना है कि आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई टू। तो यहां पे जो बच्चा वेयर करके लिख सकते हो, आई नॉट जो है वो किसके इक्वल होगा? वी नॉट अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसका क्या है? तो इंडक्टर का रेजिस्टेंस को बोलते हैं एक्सेल, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो बच्चा एक्सेल को बोलते हैं अपन क्या है यहाँ पे? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बच्चा ये इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है? तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। मतलब कि किसी इंडक्टर से जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो वो इंडक्टर जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अल्टरनेटिंग करंट को, उसको अपन बोलते हैं क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है? कुछ नहीं है, एक रेजिस्टेंस है। किसके द्वारा ऑफर हो रहा है? वो इंडक्टर के द्वारा। किसको? अल्टरनेटिंग करंट को। इसको डिनोट करते हैं एक्सेल से, ठीक है। और एक्सेल इक्वल टू होता है बच्चा ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। इसको दिमाग बैठा लो। अब हमको पता होना चाहिए ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू एल। क्या होता है? 2 पाई न्यू हो जाएगा एक्सेल इक्वल टू। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, 100%। तो यहाँ से हमको ये पता चलता है कि जो एक्सेल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? बताओ? फ्रीक्वेंसी के। एक्सेल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यदि मैं वेरिएशन दिखाऊं, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्सेल है, तो यहाँ वेरिएशन बताऊं तो यहाँ पे क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इसका पावर 1 है, मतलब क्या है? लीनियर प्रोपोर्शन है। मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा तो ये बढ़ा, ये घटा तो ये घटा, तो मतलब क्या है? यहाँ पे एक लीनियर ग्राफ बनेगा। मतलब एक्सेल यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो यहाँ पे एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा अल्टरनेटिंग करंट को। कौन? इंडक्टर, ठीक है। अब देखो फॉर डीसी सर्किट
सिर्फ डीसी सर्किट मतलब डायरेक्ट करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है बच्चा, जीरो। डायरेक्ट करंट के लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो। अब डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी आप जीरो रखोगे, यहां जीरो रखोगे तो जीरो इंटू सब चीज क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सएल का वैल्यू कितना है बच्चा, जीरो। तो एक्सएल कितना हो जाएगा, जीरो। अब यहां मेरे क्वेश्चन आता है एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, व्हाट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट और बैटरी। तो यहां पे आंसर आप करोगे कितना बताओ, जीरो। व्हाई, बिकॉज फॉर डायरेक्ट करंट फ्रीक्वेंसी इज जीरो एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस। मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, लेकिन डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगा, जीरो। एक नंबर का सवाल आएगा, आप डाल देना आंसर, आपको मार्क्स मिल जाएगा कि डायरेक्ट करंट के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। जीरो पुट करने से एक्सएल का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, जीरो। ठीक है, ओके, इतना इंफॉर्मेशन मिल गया मेरे को। ओके सर, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब इसका पूछ देता है एसआई यूनिट, क्या पूछ देता है, एक्सएल का इसका एसआई यूनिट। तो बच्चा एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। तो एक्सएल का भी एसआई यूनिट क्या होगा बताओ, ओम। इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, ओम। क्यों, क्योंकि ये भी तो रेजिस्टेंस ही ऑफर कर रहे हैं, तो इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा, ओम ही होगा। क्लियर है, ओके। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। सेम टू सेम बच्चा यहां पे आता है पहला में, यहां भी करंट। तो करंट कितना होगा, यहां करंट आएगा आई नॉट साइन, यहां पे आता है बच्चा ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहां पे देखो ओमेगा टी है, यहां ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, यहां ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू है। इतना ख्याल रखिए, ठीक है। प्लस आता है उसमें कैपेसिटर में, ओके। तो यहां पे आई नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो आई नॉट का वैल्यू होगा बच्चा यहां पे वी नॉट बाई एक्स सी होगा। देखो आई नॉट क्या है यहाँ पे, वी नॉट बाई आर। यहाँ क्या है, आई नॉट क्या है, वी नॉट बाई एक्सएल। और यहाँ पे आई नॉट क्या है, वी नॉट बाई एक्सी। तो यहाँ पे एक्सी को क्या बोलते हैं, तो बच्चा एक्सी को अपन बोलते हैं यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसको बोलते हैं, तो बोल सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर to the flow of alternating current through it, ठीक है बच्चा, alternating current through it। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट। यदि किसी कैपेसिटर को मैं एसी सोर्स से जोड़ दिया तो अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो होगा उसको जो कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उसी रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बच्चा इसको डिनोट करते हैं अपन एक्सी से, और एक्सी इज इक्वल टू होता है बच्चा, याद रख लो 1 बाई ओमेगा सी, याद रख लो 1 बाई ओमेगा सी होता है। अब जानते हैं बच्चा ओमेगा क्या होता है अपना, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यहां पर रख दो तो कितना आएगा, एक्सी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू कैपेसिटेंस। यहां से क्या पता चल रहा है, यहां पता चल रहा है एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटेगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा। तो अच्छी बात है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटाते जाओ। मतलब कैपेसिटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है उसको आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के घटा सकते हो। इसका मतलब क्या है, यदि मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं किसके किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बीच में, तो क्या होगा पता है, शुरू में जीरो रहेगा तो ये इनफाइनाइट को टेंड करेगा। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये घटेगा, तो इसको बढ़ाओगे तो घटेगा 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 घटेगा, लास्ट में जीरो को टेंस करेगा। तो इस तरीके एक बिहेवियर शो करेगा। और कैपेसिटर ये जो है ये फॉर डीसी सोर्स के लिए इसका फ्रीक्वेंसी कितना आएगा बच्चा, जीरो। डीसी सोर्स के लिए फ्रीक्वेंसी जीरो आएगा, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी जीरो रखूंगा तो अपॉन में क्या जाएगा, पूरा जीरो। अब 1/0 क्या होता है, तो एक्सी हो जाएगा 1/0, और 1/0 क्या देगा बच्चा, इन्फिनिटी। क्या देगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब यदि मैं कैपेसिटर के अक्रॉस बैटरी लगा दिया, बैटरी लगाने से डायरेक्ट करंट फ्लो होगा, और डायरेक्ट करंट फ्लो होगा तो कैपेसिटर उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात। तो जब मैं किसी कैपेसिटर को डायरेक्ट सोर्स, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स मतलब बैटरी के अक्रॉस जोड़ दिया और उसे डायरेक्ट करंट फ्लो कराया, या फिर जब किसी कैपेसिटर से डायरेक्ट करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर उसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो फॉर डीसी सोर्स
कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू द डायरेक्ट करंट। क्लियर बात? ओके, तो कभी बोल दिया व्हाट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर डायरेक्ट करंट, तो आंसर क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। क्या लिखोगे? इनफाइनाइट। व्हाई? बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज जीरो एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। इफ फ्रीक्वेंसी जीरो देन एक्सी इज इनफाइनाइट। क्लियर बात? ये आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अब। बच्चा इसका भी एसआई यूनिट क्या होगा बताओ? ओम। एक्सी का भी एसआई यूनिट क्या होगा? ओम। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का भी एसआई यूनिट क्या होगा? ओम, क्योंकि ये भी रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये भी रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, एक्सएल भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, इसका ओम, इसका भी एसआई यूनिट ओम और इसका भी एसआई यूनिट ओम होगा। भूलियो ना। अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में आता है बच्चा इसका क्या पता है? फेस डिफरेंस। क्या आता है बच्चा? फेस डिफरेंस। देखते हैं इसका फेस डिफरेंस। देखेंगे तो क्या होगा? फेस डिफरेंस क्या होता है बच्चा? बताए बच्चा, करंट और वोल्टेज का फेस को डिफर करना, उनके बीच में डिफरेंस कितना है। तो देखो, वोल्टेज का फेस कहलाएगा ये, साइन के अंदर में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं फेस। यहाँ पे करंट में साइन के अंदर जो लिखा है उसको क्या बोलेंगे? फेस। तो वोल्टेज का फेस क्या है? ओमेगा टी। करंट का फेस क्या है? ओमेगा टी। इनका डिफरेंस क्या आएगा? तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी आपको कितना देगा? जीरो। तो यहाँ फेस डिफरेंस कितना आता है? जीरो। यहां भी देखो दूसरा नंबर में फेज डिफरेंस कितना आएगा? यहाँ पे भी फेज डिफरेंस कितना आएगा बच्चा? यहाँ भी फेज डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में डिफर कितना कर रहा है? यहाँ पे ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो फेज डिफरेंस कितना है बताओ? पाई बाई टू। कितना का है? पाई बाई टू का है फेज डिफरेंस। क्लियर बात? यहां भी देखा जाए कि फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो फेज डिफरेंस यहाँ पे देखो बच्चा कितना आएगा? देखो, तो यहाँ पे वोल्टेज का फेज क्या है? ओमेगा टी। करंट का फेज क्या है? ये। इन दोनों में ओमेगा टी तो है, तो एक्स्ट्रा क्या है? पाई बाई टू। तो पाई बाई टू इसका क्या है बताओ? फेज डिफरेंस है। तो देखा जाए तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होता है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस क्या होता है आपका? जीरो। क्या इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? पाई बाई टू। और कैपेसिटिव सर्किट में भी क्या होता है आपका? फेज डिफरेंस पाई बाई टू। ओके, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे जानना चाहिए, वो है क्या? फेजर डायग्राम। क्या है? फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम क्या होता है? तो फेजर डायग्राम बच्चा एक रोटेटरी वेक्टर होता है, करंट और वोल्टेज के बीच में ग्राफिकल रोटेटरी वेक्टर के फॉर्म में अपन इसको शो करते हैं। मतलब क्या है? सीधा बात है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका? वोल्टेज और करंट का, अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, एसी सर्किट का। तो यहाँ पे एक मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो करंट कितना एंगल घुमाया है बताओ? ओमेगा टी। तो करंट कितना करंट बोलता हूँ, वोल्टेज कितना फेज में बताओ? ओमेगा टी। तो कितना रोटेट किया बताओ? ओमेगा टी। ये वोल्टेज है और ये यहां से रोटेट किया है, कितना से रोटेट किया है? ओमेगा टी एंगल से। ठीक है, अब देखो करंट कितना है बताओ? ये भी रोटेट किया है ओमेगा टी से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये करंट हो जाएगा। अब देखो, वोल्टेज को लंबा बनाया हूं, करंट को छोटा बनाया हूं। इसका भी कारण है, वोल्टेज ज्यादा है, करंट कम है। क्यों? क्योंकि देखो करंट जो है वोल्टेज को आर से डिवाइड करके आ रहा है। मान चलो वोल्टेज यहाँ पे 100 है और आर कितना है? यहाँ पे 2 है। आर कितना है? 2। वोल्टेज कितना है? 100। तो वोल्टेज को आर से डिवाइड करूंगा तो 100 बाई 2 कितना जाएगा बताओ? 50। तो कौन ज्यादा है? 100 ज्यादा है कि 50 ज्यादा है? 100% 100 कौन है? वोल्टेज। तो वोल्टेज ज्यादा हो किससे बताओ? करंट से। तो इसी नाम से करंट पीछे है, वोल्टेज ज्यादा है। इतना समझ लो। यहाँ पे देखो करंट और वोल्टेज सेम लाइन में है, मतलब किस में बताओ? सेम फेस में है। इसको बोल सकते हो, तुम बता सकते हो, बताओ वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस, दोनों सेम फेस में है। यहां बनाते हैं तीसरा, क्या बनाते हैं? फेजर डायग्राम इसका। तो इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा मैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे वोल्टेज तो फिर ओमेगा टी से ही घूमा है, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज बना दूंगा ऐसा। वोल्टेज कितना से घूमा है बताओ? ओमेगा टी से घूमा है। ठीक है, लेकिन करंट क्या है? करंट है ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे है। माइनस मतलब क्या है? पीछे। तो ये ओमेगा टी से पाई बाई टू पीछे, तो इसे पाई बाई टू पीछे मतलब 90 डिग्री नीचे बना दो। तो 90 डिग्री यहां से नीचे बनाओगे, ये करंट बन जाएगा, ये करंट हो गया। तो करंट क्या है बताओ? पीछे है, कितना से? 90 डिग्री से, वोल्टेज से। तो वोल्टेज से पाई बाई टू का फेज डिफरेंस है यहाँ पे। तो वोल्टेज से पाई बाई टू क्या है बताओ? ये बैक है। अब देखो बच्चों, जो पीछे रहता है, जो नीचे रहता है, उसको बोलते हैं क्या कर रहा है बताओ? लैग कर रहा है। और जो ऊपर रहता है उसको बोलते हैं अपन लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। इसलिए मैं बोलूंगा वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को कितना से? पाई बाई टू से। कितना से? पाई बाई टू से। या फिर बोल सकते हो जो करंट है वोल्टेज को क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। नीचे है मतलब लैग कर रहा है। करंट है जो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है किसको बताओ? वोल्टेज को कितना से? पाई बाई टू से। ये बात याद रख सकते हो।
यहां भी तीसरा पॉइंट मैं बनाऊंगा फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। अब फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो यहां भी बन सकता है डायग्राम, फेजर डायग्राम देखते जाओ। ठीक है, तो वोल्टेज यहां भी ओमेगा टी घुमा है, तो वोल्टेज को तो सेम बनाऊंगा। यहाँ पे वोल्टेज है कितना घुमा है, ओमेगा टी। अब देखो करंट, यहाँ पे करंट कितना है, ओमेगा टी से प्लस पाई बाय 2 है। प्लस पाई बाय 2 मतलब आगे है, तो इससे आगे है मतलब आगे बना दो 90 डिग्री ऐसा, तो करंट बना दो ऐसे 90 डिग्री बना दो। ठीक है, तो 90 डिग्री आगे है। आगे मतलब क्या है, आगे मतलब वो लीड कर रहा है, तो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहे हैं। हम लिख सकते हो क्या, आई लीड्स वी बाय 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हो वी, वोल्टेज क्या है पीछे, करंट से पीछे है वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, तो वी लैग्स करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सब समझ में आया होगा। और भी है उसको बताते जा रहा हूं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो यहां पे एक्स्ट्रा और बात करते हैं, तो एक्स्ट्रा चौथा नंबर का पॉइंट यहां देखोगे तो क्या आएगा, पावर फैक्टर आता है बच्चा। क्या आता है, पावर फैक्टर। तो यहां पावर फैक्टर जो होता है, पावर फैक्टर को बोलते हैं अपन बच्चा क्या बोलते हैं, कॉस फाई। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। सिंस अपने को पता है रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस जो होता है 0 होता है, तो पावर फैक्टर कितना आ जाएगा, पावर फैक्टर आएगा कॉस 0। कॉस 0 होता है 1, पावर फैक्टर क्या आ जाएगा 1। तो पावर फैक्टर क्या है, तो पावर फैक्टर सीधी सी बात है, पावर का एक ऐसा फैक्टर है जो हमको ये बताता है किसी एसी सर्किट में, अल्टरनेटिंग सर्किट में कितना पावर लॉस हो रहा है। यदि पावर फैक्टर मैक्सिमम है तो पावर लॉस मैक्सिमम है, यदि पावर फैक्टर मिनिमम है तो वहां पे पावर लॉस मिनिमम है। तो यहाँ पे देखिए पावर फैक्टर जो है cos 0 का वैल्यू 1 है, तो 1 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब इस सर्किट में पावर लॉस मैक्सिमम होगा। मतलब बोल सकते हो इन दिस सर्किट पावर लॉस क्या होगा बताओ, पावर लॉस इस सर्किट में क्या होगा बताओ, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। क्लियर है बात, क्लियर है सर। वैसे यहां पे पावर फैक्टर क्या होगा, यहां भी पावर फैक्टर तुम बोल सकते हो क्या होगा, देखो तो cos 5 पावर फैक्टर। अब बताया था एल सर्किट में फाई का वैल्यू कितना होता है, एल सर्किट में फाई का वैल्यू होता है पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 कितना देगा आपको बताओ, 0। कितना देगा 0, तो cos का वैल्यू कितना आ गया 0, जो कि मिनिमम है। तो पावर फैक्टर क्या है हम बताओ, मिनिमम, जिसको मैं बोलूंगा क्या बताओ 0 है, इसका मतलब पावर लॉस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे नो पावर लॉस, नो पावर लॉस, मतलब बोल सकते हो इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस नहीं होता, इंडक्टिव सर्किट में पावर लॉस नहीं होता। वैसे यहां पे क्या है, पावर फैक्टर यहां पर भी देखोगे तो यहां भी पावर फैक्टर क्या होगा बच्चा cos फाई, और यहां भी फाई कितना था बताओ पाई बाय 2। करंट और वोल्टेज के बीच में जो फेज डिफरेंस था वो कितना था पाई बाय 2, यहां पाई बाय 2 रखो, तो cos पाई बाय 2 कितना होगा आपका 0। यहां भी नो पावर लॉस, यहां भी नो पावर लॉस, मतलब एक गजब का चीज है भाई। मतलब एक इंडक्टिव सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट, जब एक इंडक्टर को या कैपेसिटर को मैं एसी सोर्स के अक्रॉस लगाता हूं तो इस सोर्स में पावर लॉस नहीं होता। क्लियर है बात। हाँ, जो वायर रहता है उस वायर का रेजिस्टेंस के नाम से थोड़ा बहुत होता है, उसको इग्नोर करो, मैं आइडियल कंडीशन पे चल रहा हूँ, वायर का रेजिस्टेंस को इग्नोर मार रहा हूँ। तब किसी इंडक्टर को या कैपेसिटर को मैं एसी सोर्स के अक्रॉस जब लगाता हूं तब उसमें पावर लॉस नहीं होता, क्योंकि उसको पावर फैक्टर क्या होता है 0 होता है। क्लियर है बात, ओके ठीक है। अब इसका पूरा इंफॉर्मेशन मेरे को लगता है मैं दे दिया। अब जितना बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि है आरएलसी सर्किट। क्या है आरएलसी सर्किट, आरएलसी बोलो या एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट से ज्यादा फेमस है, तो मैं भी एलसीआर सर्किट ही बोलूं तो ज्यादा उचित है। तो देखिए यहां पे आता है एलसीआर सीरीज, एलसीआर सर्किट। तो सीरीज एलसीआर सर्किट देखते हैं। तो सीरीज एलसीआर सर्किट में मैं यहां पे एक एल लगा दिया, फिर एक सी, और यहां पे एक लगा दिया रेजिस्टेंस, और यहां पे लगा दिया एक एसी सोर्स। ये हो गया आर, ये हो गया सी, ये हो गया एल। एक मिनट कैमरा देख लेते हैं, ठीक है कैमरा ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ये वोल्टेज सोर्स क्या हो गया वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है बच्चा। इसका करंट देखो तो इसका करंट तो उतना वैल्यू नहीं है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ फेज डिफरेंस आता है। ये फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, इसको निकालने के लिए फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, उसके लिए डोंट वरी रहिए। बस यहाँ पे सबसे पहला जरूरी चीज है बच्चा, वो तुमको जानना है यहाँ पे फेजर डायग्राम। क्या है फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम इसका क्या होता है। तो देखिए इसका फेजर डायग्राम सबसे पहले हमको पता है
इंडक्टर जो होता है ये वोल्टेज है, तो वोल्टेज को इंडक्टर क्या करता है बताओ, इंडक्टर का वोल्टेज को करंट क्या करता है बताओ, लैग करता है। करंट क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, इसका मतलब ऐसे लिख सकता हूं मैं, यदि वोल्टेज इधर है, इधर करंट है और इधर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर है, ठीक है, तो 90 डिग्री। कैपेसिटर में क्या करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से। इंडक्टर में क्या होता है रेजिस्टर में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम होता है, करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होता है, सेम फेज में होता है, ये दिखाता है। इन दोनों को कंबाइनली यहां बना दो, देखो ऐसे लाइन बनाओ, ऊपर में लिख दो VL, नीचे में लिख दो VC, और यहां बना दो ऐसा लाइन खींच के, ये हो जाएगा VR, और इसी में बना दो आप करंट, बना दो इसी में बना दो आप करंट। अब जब बच्चों इफ VL बड़ा है किससे बताओ, VC से, इंडक्टर बड़ा है VC से, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा है ये छोटा है, घटेगा क्या आएगा, पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा ऐसा, ऊपर में क्या मिलेगा आपको, VL माइनस VC, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट फेस, इनके बीच में 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या है देखो, यहाँ पे VL ज्यादा है VC से, तो ये इससे घटेगा तो कितना आएगा, VL माइनस VC, ऐसा आ जाएगा। और इस डायरेक्शन में क्या है बताओ, VR, इस डायरेक्शन में क्या है आपका VR। अब बच्चों मैं यहां से यदि एक रिजल्टेंट लाइन खींचूं, नेट वोल्टेज का एक रिजल्टेंट लाइन खींचूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस बनेगा उसको मैं बोलता हूँ फाई, ये फाई होता है फेज डिफरेंस। अब यहाँ पे यदि इसको हाइट को उतारूं, ये हाइट इसके बराबर होगा, जो कि कितना है, VL माइनस VC, और ये VR जो है वो इसका बेस हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं बोलना क्या चाहता हूँ, बच्चा एक ट्राइंगल को याद कर ले इसके लिए, बस एक ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल बना ले ऐसा, ये ट्राइंगल बनाने के बाद रट्टा मान ले, ये रिजल्टेंट है, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज, और ये आपका VL माइनस VC है, VL माइनस VC है, और ये क्या है आपका फाई है। ठीक है, इसी के बेसिस पे मैं सेम डायग्राम बना सकता हूं ऐसा करके, किसके लिए बताओ, आगे बात करूंगा, रुको उसके लिए। अभी यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज का फॉर्मूला पूछ देता है, रिजल्टेंट वोल्टेज, तो बच्चा रिजल्टेंट वोल्टेज के लिए आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वोल्टेज ये है रिजल्टेंट वोल्टेज, है ना, तो इसका V स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, VR स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर, ये स्क्वायर को इधर ले जाओ, किस में चले जाएगा, रूट में, ये आपका हो गया क्या बताओ, रिजल्टेंट वोल्टेज का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पे आता है, यहाँ पे रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, जिसको मैं बोलता हूँ बच्चा यहाँ पे इंपीडेंस, क्या बोलता हूँ, इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होता है, ये बोल सकते हो नेट रेजिस्टेंस offered by AC circuit to the alternating current, या net resistance offered by circuit to the alternating current when circuit contain any two of LCR, ठीक है, LCR और ऑल, मतलब नेट रेजिस्टेंस अल्टरनेटिंग सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जो ऑफर कर रहा है किसको बताओ, अल्टरनेटिंग करंट को। ठीक है, कब, जब वो सर्किट के में L हो या R हो, दोनों एक साथ हो, C हो R हो, दोनों एक साथ हो, ठीक है, या तीनों को तीनों एक साथ हो, मतलब क्या बोल सकता हूं मैं, LR सर्किट बोल सकते हो, या बोल सकते हो CR सर्किट बोल सकते हो, या बोल सकते हो LCR सर्किट। मतलब इस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, नेट रेजिस्टेंस होता है, उसको मैं बोलता हूं क्या, इंपीडेंस। क्या बोलता हूं, इंपीडेंस। इसको डिनोट करते हैं बच्चा जेड से, किसे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट किया जाता है इंपीडेंस को। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस होता है। अब इसको जानने के लिए बच्चों तुमको फिर से सेम टू सेम यही ट्रायंगल को यहां बना लेना है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये फाई हो गया। देखो VR है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा, VL माइनस VC है तो L के क्रॉस का रेजिस्टेंस क्या होगा, XL, और VC है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, XC, और यहाँ पे टोटल वोल्टेज आता है तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस Z आ जाएगा, आएगा सेम फॉर्मूला। यहाँ फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो Z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, तो Z इक्वल टू क्या होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है सीरीज LCR सर्किट का। ठीक है, सीरीज LCR सर्किट का, क्लियर है बच्चा। अब यहां मैं मिटा रहा हूं। अब मान के चलो मेरे को जरूरत है किसका बताओ, इसमें फेज डिफरेंस का। किसका जरूरत है, फेज डिफरेंस का। तो मैं लिख देता हूं फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे,
तो देखिए फेज डिफरेंस होता है यहाँ पे निकालने के लिए, फेज डिफरेंस निकालने के लिए यही ट्रायंगल का यूज करो। यहाँ पे tan phi निकाल लो, tan phi निकालो तो क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है एक्सएल माइनस एक्सी और बेस क्या है आपका आर। तो फाई निकालो तो कितना आएगा, tan इधर आ गया tan इनवर्स, ये हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी बाई कितना हो जाएगा बच्चा आर, ये आपका फेज डिफरेंस निकल गया। इसी में आपसे पूछ देता है पावर फैक्टर, क्या पूछता है पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर पूछता है तो लिख सकते हो cos फाई, cos फाई क्या होता है बताओ, तो इसी ट्रायंगल से बनाओ cos फाई, तो क्या होता है cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस आर हाइपोटेनस जेड, तो आर बाई कितना होगा जेड, इसी को लिख सकते हो आर बाई जेड, जेड का वैल्यू तुमको पता है यहाँ पे अंडर रूट क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब अच्छा इसी में एक और कंडीशन आता है जिसको मैं बोलता हूं रेजोनेंस कंडीशन, क्या आता है रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन क्या होता है, तो देखो बच्चों जब किसी सीरीज एलसीआर सर्किट में, ठीक है सीरीज एलसीआर सर्किट में जब करंट मैक्सिमम होता है, ठीक है जब करंट मैक्सिमम होता है तब उस कंडीशन को मैं बोलता हूं क्या बताओ रेजोनेंस कंडीशन। तो किसी एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा तो उसको मैं बोलूंगा रेजोनेंस कंडीशन, याद रखिएगा ठीक है। तो यहाँ क्या होता है बताओ रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है करंट मैक्सिमम, तो क्या होता है करंट को क्या होना चाहिए बताओ मैक्सिमम। अब एक बात बताओ, सिंस मेरे को पता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होता है इस सर्किट का उसको मैं बोलता हूँ Z, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ V बाई Z, हो कि नहीं होगा। तो एक बात बताओ मैं बोल रहा हूँ करंट को मैक्सिमम होना चाहिए, तो करंट मैक्सिमम होगा तो इंपेडेंस को क्या होना पड़ेगा बताओ मिनिमम। भाई किसी सर्किट में रेजिस्टेंस कम रहेगा तभी तो करंट मैक्सिमम होगा ना, अब रेजिस्टेंस कौन ऑफर कर रहा है जेड ही तो है टोटल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट क्या होगा यहाँ पे मैक्सिमम, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा बताओ मिनिमम, करंट क्या होगा बताओ यहाँ पे मैक्सिमम, ये समझ लीजिए। तब जेड मिनिमम, अब जेड मिनिमम कब होगा, तो जेड इक्वल टू क्या होता है बताओ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अब आर तो फिक्स रहेगा बच्चा, चेंज हो सकता है, यही चेंज हो सकता है, यही कौन एक्सएल और एक्सी, एक्सएल होता है ओमेगा एल और एक्सी होता है 1 बाई ओमेगा सी, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई न्यू एल, यहाँ पे होगा 1 बाई 2 पाई न्यू सी, तो यहाँ पे चेंज कौन हो सकता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होता है जिसको मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलता हूं, जिस फ्रीक्वेंसी पे तुम्हारा एक्सएल और एक्सी क्या होता है बराबर, तो एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल और एक्सी क्या हो जाता है बच्चा बराबर, एट रेजोनेंस कंडीशन एक्सएल और एक्सी क्या होता है बराबर, ठीक है कब एट रेजोनेंस कंडीशन पे एक्सएल और एक्सी बराबर होता है, ठीक है। इसी कंडीशन तुम बोल सकते हो VL बराबर VC भी बोल सकते हो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के, इसका मतलब ये दोनों के बीच में फेज डिफरेंस, किसके वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है बताओ, फेज डिफरेंस इसके बीच में होता है बच्चा 180 डिग्री का, वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर के बीच का, ठीक है। अब देखो ओमेगा, इसको लिख सकता हूं मैं ओमेगा आर इंटू एल, इसको लिख सकता हूं 1 बाई ओमेगा आर इंटू सी, क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर है, इसलिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंटू एल, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंटू सी आ गया। अब देखो ओमेगा आर को इधर ले आओ तो ओमेगा आर का स्क्वायर, एल को इधर लाओ तो 1 बाई एल सी, तो यहाँ पे स्क्वायर को इधर ले जाओगे तो ओमेगा आर इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई रूट एल सी, है ना, तो इसको बोल सकते हो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। मैं इसको लिख सकता हूँ क्या बताओ 2 पाई न्यू, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया, तो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी है, तो यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैं निकालूं तो 2 पाई इसके अपॉन में, तो 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये आ जाएगा मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन आ जाएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा डेरिवेशन। तो मेरा क्या याद रखना है रेजोनेंस कंडीशन पे करंट मैक्सिमम होता है, इंपेडेंस मिनिमम होता है, इंपेडेंस मिनिमम होता है, और एक्सएल इक्वल होता है एक्सी के, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल होते हैं, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इक्वल होता है, ये बात याद रखना है। और यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है कितना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एल सी, या रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, ये बात याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और बच्चों मेरे को लगता है मैं पूरा कंप्लीट करा दिया आपको, और भी कुछ आपको डाउट होता है इसमें तो उसको मेरे से पूछिए, मैं उसको मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, उसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। तो मिलते हैं बच्चों ब्रेक के बाद।